एक 100 साल से ज्यादा पुराना बिजनेस जिसके बंटवारे से जन्म हुआ एक ऐसे ब्रांड का जो आज सिर्फ इंडिया के घरों तक नहीं बल्कि दुनिया का कोई देशों में अपनी पहचान बना चुका है। आखिर कैसे एक परिवार का बिजनेस हल्दीराम से निकला, बीकाजी बनी एक मार्केट चेंजर। हल्दीराम के साथ जुड़ी इस कहानी में ऐसा क्यों हुआ, चलो देखते हैं। कहानी शुरू होती है गंगा बिशन अग्रवाल जी से, जिसने दुनिया हल्दीराम के नाम से जानती है बीकानेर से भुजिया और नमकीन का बिजनेस खड़ा किया। एक ऐसी फैमिली जिसका स्नैक्स बिजनेस से कनेक्शन 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है, जहां से इंडिया के सबसे फेमस स्नैक ब्रांड्स में से एक हल्दीराम निकला। गंगा बिशन का बेटा मूलचंद अग्रवाल ने बिजनेस को संभाला और उनके 4 बेटे शिव किशन, मनोहर लाल, मधुसूदन और शिवरतन जी भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन गए। 1980 के आसपास फैमिली बिजनेस को जियोग्राफिकल टेरिटरीज में ऑपरेट करने का अरेंजमेंट हुआ। अरेंजमेंट इन द सेंस कि एक तैयार हुआ कि कौन क्या संभालेगा। शिव किशन अग्रवाल जी ने नागपुर वेस्ट इंडिया को संभाला। उन्होंने नागपुर साइड के पूरे बिजनेस को संभाल लिया, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर का हो चाहे वेस्ट साउथ इंडिया हो, सारा संभाला। मनोहर लाल जी और मधुसूदन जी ने दिल्ली और नॉर्थ इंडिया को संभाला। दोनों ब्रदर्स ने दिल्ली में इतना अच्छा बिजनेस संभाला कि पूरे बिजनेस का एक नाम क्रिएट हो गया। दिल्ली जैसी मैसी कंज्यूमर मार्केट उनके पास आ गया। उसके बाद उन्होंने चांदनी चौक से बिजनेस को रैपिडली ग्रो करने चले गए। फिर शिवरतन अग्रवाल जो मेन बिजनेस की बीकाजी में आज है उनके पास, उन्होंने बीकानेर के अंदर सबसे छोटे टेरिटरी के अंदर मार्केट में एक शानदार बिजनेस को फैला दिया, ताकि उनको पता चले कि हाँ, मार्केट में बीकाजी नाम का भी कोई है। यहीं से बीकाजी की असली शुरुआत होती है। बट ये शुरुआत का हिस्सा नहीं था। आगे देखो कि क्या ये शुरुआत कैसे बनी। 1987 का बीकानेर में चलते हैं कि वहां पे तब क्या हो रहा था। शिवरतन अग्रवाल जी का सिर्फ एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करने का डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने कुछ अपने बिल्ड करने के डिसीजन लिए। उनको लगा कि अब कुछ अपना बिल्ड करना चाहिए, तो बीकानेर के अंदर उन्होंने भुजिया नाम से चीजें चालू करी। ऐसा नहीं कि भुजिया पहले नहीं बिक रही थी, भुजिया पहले भी बिक रही थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि भुजिया तो बीकानेर में पहले से फेमस थी, तो फिर बीकाजी को स्टार्ट करने की जरूरत क्या थी। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी स्केल में, क्योंकि स्केल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि भुजिया तो हर कोई बेच रहा था। उस टाइम भुजिया मेनली हैंडमेड तरीके से बेची जा रही थी। स्मॉल बैचेस में बनाते थे, ट्रेडिशनल मेथड से बनाते थे। 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो तरीके से बेची जा रही थी, जैसे अखबारों में लपेट के बेचते। पर शिवरतन अग्रवाल जी को इसमें कुछ यूनिक दिखा। उनको लगा कि प्रोडक्ट करता है ताकि स्केल किया जा सके, और इंडस्ट्रियल स्केल पर भुजिया बनाने की तैयारी शुरू हो गई। कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं था, मतलब केवल लोकल स्नैक को उन्होंने क्या करा, पैकेजिंग का लोड दिया। बट पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि उस स्नैक को लार्ज स्केल पर कंसिस्टेंटली बनाया कैसे जाए, और यही शिवरतन अग्रवाल जी को रियल चैलेंज स्टार्ट हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए। गोल सिंपल था, ट्रेडिशनल भुजिया को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंबाइन करना, और यही डिसीजन आगे चलकर बीकाजी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ में से एक बनने वाला था। लेकिन अभी स्टोरी में एक और छोटा सा क्लो है, वो है कंपनी का नाम। बीकाजी बीका हिस्टोरिकल फाउंडर बीका राव से और जी रिस्पेक्ट के लिए लिया जाता था, तो ऐसा बना बीकाजी का नाम। मतलब कंपनी का नाम भी बीकानेर से डायरेक्टली कनेक्टेड था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लोकल बीकानेरी ब्रांड रहने वाला था? नहीं। ऐसा क्यों? देखो, इसका पहला सिग्नल 1994 में मिला। एक छोटा सा डिसीजन कैसे बड़ी डायरेक्शन बनता है, आज आपको समझने का मौका मिलेगा। 1994 में बीकाजी अभी भी एक रिलेटिवली स्मॉल रीजनल कंपनी थी, लेकिन कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर उनको दुबई यानी यूएई से मिला। अब सोचिए, बीकानेर की एक रीजनल स्नैक कंपनी और उसका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर जा रहा है। उस वक्त ये सिर्फ एक शिपमेंट था, लेकिन कभी कभी बिजनेस में एक छोटा डिसीजन फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड कर देता है। बीकाजी ने बहुत अर्ली स्टेज पर इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ एक डिटेल याद रखिए, दुबई ने, क्योंकि डिसीजन बाद में लिया गया, एक्सपोर्ट बीकाजी की रिकवरी स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला था। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि क्या फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्यूचर में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर 2006 से 2021 तक उन्होंने क्या करा, साइलेंट बिल्डिंग की शुरुआत करी। यानी उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, बीकाजी को जो भुजिया थी उसका एक ब्रांड नाम तैयार हो गया, उसको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो यहाँ से एक साइलेंट बिल्डिंग यानी कि एक प्रोडक्ट की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी स्लो हो गई। क्या हुआ, एक्चुअली ये बीकाजी का बिजनेस का फाउंडेशन था। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, कोई सडन एक्सप्लोजन नहीं था, बस ईयर्स ऑफ बिल्डिंग का एक मेहनत थी कि 2006 में जाके उन्होंने बीकानेर में एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी। और 2021 में लाइट हाउस इंडिया फंड ने बीकाजी में इन्वेस्टमेंट किया। अब इन सबको एक साथ देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट, स्केल, बीकाजी धीरे धीरे रीजनल स्नैक कंपनी से इंटरनेशनल बिजनेस बनता चला गया। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चालू कर दिया।
और फिर स्टार्ट होता है 2022 में। कंपनी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे पब्लिक इन्वेस्टर्स का पैसा डायरेक्टली बीकाजी की स्टोरी से जुड़ने वाला था। उस दिन आता है बीकाजी का आईपीओ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। 2022 जब आईपीओ का ट्विस्ट आया, नवंबर 2022, अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं, उस दिन बीकाजी का आईपीओ आया। प्राइस में था 285 से 300। अब नॉर्मली आईपीओ की बात होती तो आपका एक सवाल होता है कि कंपनी में पैसा रेज कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं और कितना ऑफर फॉर सेल हो सकता है, कितना उसमें लगाया जा सकता है पैसा। उसके बाद क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना गया, ये सब चीज़ सवाल आते हैं दिमाग में। पर जब कंपनी ने आईपीओ निकाला तो पूरा ही पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को निकला। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, पर उससे पहले ही जानना जरूरी कि दूसरी तरफ क्या स्टोरी चल रही थी। बीकाजी की वैल्यूएशन नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे एस्टैब्लिश एफएमसीजी कंपनी से भी हायर वैल्यूएशन पर आ रही थी। अब सोचिए, रीजनल स्नैक कंपनी जो केवल भुजिया का ब्रांड बेचती है, भुजिया बेचती है, उसकी वैल्यूएशन अगर नेस्ले और ब्रिटानिया से ज्यादा होगी तो दिक्कत तो क्रिएट होंगी। तो क्या हुआ, जब 300 के आसपास का आईपीओ का प्राइस लॉन्च हुआ और वैल्यूएशन एस्टैब्लिश एफएमसीजी जायंट से भी हायर थे, तो नेचुरली क्वेश्चन था कि क्या मार्केट इस वैल्यूएशन को एक्सेप्ट करेगा। और यहीं बीकाजी ने पहला बड़ा सिग्नल दिया। आईपीओ जब लिस्ट हुआ तो 26 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की डिमांड 80 टाइम से भी ज्यादा थी और फिर लिस्टिंग हुई 322 पर, यानी कि लिस्टिंग गेन मिला। आईपीओ प्राइस से अराउंड 8% ऊपर। मार्केट ने सिग्नल दे दिया था कि इन्वेस्टर बीकाजी की स्टोरी पर बिलीव कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 2 साल में ये 300 का स्टॉक 1000 पार जाने वाला था। 300 से 1000 जाने में इसको अगस्त 2023 में बीकाजी के रिजल्ट आए। प्रॉफिट 164% ईयर ऑन ईयर बढ़ने लग गया। स्टॉक ने रिस्पॉन्स दिया, फिर ग्रोथ, बेटर मार्जिन, ये सारी स्टोरी चलना चालू हो गई। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट, रिटेलर इन्वेस्टर इंटरेस्ट, और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। फिर 27 सितंबर 2024 को बीकाजी ने 1005 का ऑल टाइम हाई बनाया और वहीं से 300 से 1005 हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा। अब एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, आपने आईपीओ के टाइम स्टॉक लिया, कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, स्टॉक 3x से ज्यादा हो चुका है, तो नेचुरली आप क्या सोचेंगे, अभी और ऊपर जाएगा। और यहीं बीकाजी की स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। जब स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और तो इन्वेस्टर इसको भूल ही लगता है, लेकिन मार्केट को रिस्क याद रहता है। और सिर्फ कुछ महीने बाद एक ऐसा रिजल्ट आया जिसने पूरी स्टोरी को रिवर्स कर दिया। 7 फरवरी 2025, जिस दिन सब कुछ बदल गया। बीकाजी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आते हैं। रफली 715 करोड़ रेवेन्यू देखकर शायद कोई इमीडिएटली पैनिक ना करे, लेकिन फिर प्रॉफिट देखिए 46 करोड़ से गिरकर सीधा 28 करोड़ आ गया। क्यों? एक्सपांशन का नतीजा जो उन्होंने अमेरिका और ये दूसरे देशों में करने लग गए थे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ना चालू हो गई। तो बीकाजी का जो रिजल्ट था वो 40% डाउन आया और फिर EBITDA मार्जिन वगैरह ये सब चीजें दिक्कत आने लगी। तो लोगों ने सोचा कि क्या बीकाजी के कस्टमर कम हो गए हैं, क्या भुजिया की डिमांड कम हो गई है, क्या ब्रांड की पॉपुलरिटी खत्म हो गई है, या कोई दूसरे कंपटीटर ज्यादा उतर गए हैं। और यही भी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है कि बीकाजी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी उन बनाने वाली कॉस्टिंग में। ऑब्वियसली बात है, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी, तो पाम ऑयल, पोटैटोज, आपके बेसन, और कंपनी अपने प्रोडक्ट प्राइसेस को लगातार इंक्रीज कर रही थी, जिस वजह से वो अपनी जो मेन प्रोडक्ट था उसकी वजह से वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे और कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। तो सेलिंग प्राइस इतनी फास्ट नहीं बढ़ पा रही थी और बीच में मार्जिन स्क्यूजेस की वजह से ये मार्जिन का ड्रॉबैक मिला। और वही रीजन था जहां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी के मेंबर सडनली वीक दिखने लगे। फिर आता है बीकाजी में एक मेजर क्रैश, 13% का स्टॉक क्रैश हो गया जैसे रिजल्ट पब्लिश होते हैं, जो लगभग 638 रुपए के आसपास था। ट्रेडिंग वॉल्यूम नॉर्मल से 5 गुना बढ़ गया था। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, अगर आप सिर्फ 7 फरवरी का चार्ट देखोगे तो लगेगा कि क्रैश उसी दिन हुआ, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 5 महीने से ग्रेजुअली गिर रहा था। मतलब 7 फरवरी को कॉज नहीं था, ये ट्रिगर था। और जब मार्केट को ट्रिगर मिला, स्लो डिक्लाइन हुई, मेजर सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गए। 1005 के आसपास, 638 के आसपास, अराउंड 37% डाउन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीकाजी का बिजनेस खत्म हो गया था? अगर आंसर हाँ होता तो स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती, लेकिन आंसर कार नहीं, क्योंकि क्रैश के बाद जो बिजनेस वापस आया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले क्वार्टर में प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पर 66% और गिर गए। मतलब सिचुएशन अभी भी डिफिकल्ट थी, लेकिन बिजनेस के अंदर कुछ नंबर्स क्वाइटली इंप्रूव हो रहे थे। फुल ईयर वॉल्यूम 10% से ज्यादा ग्रो कर रहे थे, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे थे। फाइनल क्वार्टर तक मार्जिन नियरली 32% और फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ते चले गए। मार्जिन कम होते जा रहे थे, लगातार गिरावट पे गिरावट आई जा रही थी। और आपको पता ही है, दुबई से पहला ऑर्डर भी उनको मिला था। तो अब इतने बड़ी चीजों के बाद, एक्सपोर्ट ऑर्डर ईयर ऑन ईयर पे मिलने के बाद 60% से ज्यादा ग्रो होना चालू हो गए। कंपनी ने अराउंड 15,000 नए रिटेल आउटलेट ऐड किए और फिर जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बढ़कर 117% पे चला गया। और यहीं इमीडिएटली मार्केट ने बीकाजी को पॉजिटिव मोमेंटम की तरह देखने लगे और बीकाजी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि कंपैरिजन का कोई सामना ही नहीं बचा। और एक बहुत भी प्रीवियस क्वार्टर निकाल के बहुत स्ट्रॉन्ग बदलने में बीकाजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि बीकाजी ने कॉस्ट पकड़ लिया। जो कंपनियां कॉस्ट पकड़ लेती हैं वो ऐसे भी ऊपर जाती हैं। लेकिन नंबर्स रियल मीनिंग नहीं थे,
बीका जी ने एक चीज और अच्छी चीज करी, क्योंकि बीका जी इनपुट कॉस्ट प्रेशर, वो मार्जिन तो था ही, पर वो सोच रहे थे कि इसको बार बार नहीं करके इसको खत्म किया जाए। तो बिजनेस क्या है, रिकवरी दिखाने लगा। इन्वेस्टरों के पास भी नई स्टोरी थी कि क्रैश हुआ मार्केट से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया और ये ऑल टाइम हाई बनाता गया। फिर 23 अप्रैल 2026 को बीका जी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया। बीका जी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन ये सब अनाउंस किए थे। फाउंडर के बारे में, शिवरतन जी के बारे में, बीका जी के जिन्होंने 1987 में जर्नी स्टार्ट की, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ। उनका देहांत हो गया। और अगर आप सिर्फ स्टॉक चार्ट देख रहे हैं तो शायद एक नॉर्मल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट लगे, लेकिन कंपनी की हिस्ट्री देखिए। 1987 में बीका ने ट्रेडिशनल भुजिया मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, 1994 में फर्स्ट एक्सपोर्ट, 2006 में 4 बिजनेस मर्ज किए, 2008 में मुंबई के रेस्टोरेंट खोला, 2016 में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली, 2019 में एक्विजिशन किया, 21 में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किए, 22 में आईपीओ, 300 से 1005 गया, फिर 638 गया। इस पूरी जर्नी के सेंटर में से एक ही फाउंडर था, वो थे शिवरतन अग्रवाल जी, और अब उनको कंपनी उनके बिना रन की जा रही है। तो सवाल ये है कि जब फाउंडर चला जाता है जिसने उस बिजनेस की नींव रखी, तो क्या कंपनी उसी स्पीड, उसी लगन, उसी चीज में मेहनत करती है? क्या वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है? वो डिपेंड करता है उनकी जनरेशन पे, उनके उत्तराधिकारी पे, उनके नेक्स्ट पर्पस पे। इन सब के बावजूद बीका जी की एक्चुअल स्टोरी क्या थी? अगर आप सिर्फ चार्ट देखें तो सिंपल लगता है कि 300 से के बाद 1005 में चला गया, फिर क्रैश हो गया, फिर 60% का फॉल आ गया। लेकिन बिजनेस को देखें तो स्टोरी काफी डिफरेंट है। 1987 में एक ट्रेडिशनल स्नैक कंपनी जिसने पूरा स्केल किया था 1994 में, फिर इंटरनेशनल मार्केट में गई थी 2006 में, फिर बिजनेस कंसोलिडेशन किया था 2016 में, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन किया था 2021 में, फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की थी 2022 में, फिर पब्लिक लिस्टिंग की थी। ये सब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बाद, ये सब के बाद जो शिवरतन अग्रवाल जी उनका देहांत हो गया। बट क्या इसके बाद कंपनी की स्टोरी में कुछ चेंज आया? हाँ, कंपनी ने फिर रिकवरी करना चालू करी, और रिकवरी के बाद बीका जी के चैप्टर सिंपल नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, हर बार जब लगा अब स्टोरी क्लियर है, कुछ नया आ गया है और शायद नेक्स्ट चैप्टर भी ऐसा ही हो, बट फाइनल सवाल एक रह गया, क्या? तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या बीका जी दोबारा 1000 रुपए पे जाएगा, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। बिगर क्वेश्चन ये है कि बीका जी फाउंडर के बिना वही ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या कंपनी कॉमोडिटी प्रेशर को हैंडल कर पाएगी? क्या मार्जिन सस्टेनेबली इंप्रूव होंगे? क्या एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा? क्या नए रिटेल आउटपुट ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या नेक्स्ट जनरेशन फाउंडर इसी स्टोरी को आगे बढ़ाएगा? बीका जी के बेस्ट डेज तो ऑलरेडी अच्छे चल रहे थे, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही थी, पर क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी? 1987 में जब बीकानेर में बीका जी की शुरुआत हुई तो ये आईपीओ से काफी ऊपर थी। बीका जी का इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होता है जब नई ग्रोथ स्टोरी चालू होती है, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी के बिना काम नहीं चलता है। वही चीज अब हो रही है। तो नया जो फाउंडर आया, क्या उसकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी? क्या उसने इन चीजों को आगे बढ़ाया? चलो देखते हैं। अब जो नया फाउंडर आया तो उसकी नई एक ग्रोथ स्टोरी बनेगी, नई एक पहचान बनेगी, नया एक ग्रोथ फेज आएगा कि कैसे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर को संभालता है, कैसे वो फिक्स कॉस्ट को संभालता है, कैसे वो ट्रांजिशंस को संभालता है, कैसे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को संभालता है। ये देखना होगा आने वाले टाइम में। तो एक्चुअली बीका जी की स्टोरी है क्या? अगर आप सिर्फ चार्ट देखें तो स्टोरी सिंपल लगती है कि 300 को स्टॉक 1000 गया, फिर क्रैश आया है और ये सब चीजें हुई। पर क्या ये एक्चुअल स्टोरी है? नहीं, एक्चुअल स्टोरी वो थी जो मैंने आपको बताई। क्योंकि क्या हुआ कि 1987 में जब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ट्रेडिशनल स्नैक स्टार्ट हुआ, तो 1994 में इंटरनेशनल मार्केट पे गया, 2006 से बिजनेस कंसोलिडेशन चालू हुआ, 2016 से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चालू हुई, 2021 में प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट होने लगे, 2022 में पब्लिक लिस्टिंग हुई, फिर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई। हुआ क्या, धीरे धीरे कॉमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, मार्जिन कोलैप्स होना चालू हो गया, स्टॉक क्रैश होना चालू हो गया। उसके बाद भी शिवरतन अग्रवाल डटे रहे और उन्होंने क्या किया, कॉमोडिटी को इतना स्ट्रेसफुल प्रेशराइज होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया, और उस सिग्निफिकेंट इंक्रीज का बायस उनके प्रॉफिट्स में दिखने लग गया। ठीक उसके बाद एक नया चैप्टर की शुरुआत होती है, क्योंकि जो ये स्टोरी थी वो क्लियर होना चालू हो गई। एक नया चैप्टर, अध्याय चालू होता है शिवरतन अग्रवाल जी के जाने के बाद। जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो बिजनेस को इस तरह से चला पाएगी? ये था फाइनल क्वेश्चन। तो अब सवाल ये नहीं है कि बीका जी दोबारा 1000 जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। बिगर क्वेश्चन है कि फाउंडर के बिना क्या ये बीका जी चल पाएगी? क्या वो इस लिगेसी को मेंटेन कर पाएंगे? क्या वो कस्टमर इंटरेक्शन को वापस ला पाएंगे? क्या वो जो फ्यूचर के जो सिनेरियोज हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनको फेस कर पाएंगे? ये सब चीज़ें नए फाउंडर के लिए भी उतनी टाइट है जो पुराने उसके लिए थे। क्योंकि जनरेशन चेंज हो जाना केवल ये मतलब नहीं होता कि आपने एक बिजनेस सेट कर दिया और वो चलता रहेगा। नए चैलेंजेस हमेशा आएंगे, नई ग्रोथ हमेशा मिलेगी, नए स्केल अप हमेशा होंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो हर चीज़ हर टाइम नया नया चलता रहता है। ये चीज़ बीका जी के साथ अब होने वाला है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो 1987 में बीका जी की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वो आईपीओ लेके आए, 300 से 1005 गया, फिर 638 आया, फिर 37% का डाउनफॉल आया। उसके बाद
चैलेंजेस लीडरशिप का आया, उसकी वजह से बीका जी की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर में कन्वर्ट हो गई। और इतनी बड़ी स्टोरी जो 1987 से लेकर IPO तक आई, वो सारी शिव रतन अग्रवाल जी ने झेली। उन्होंने वो पूरा स्ट्रगल झेला, उनको पूरा बेनिफिट मिला, उनकी बहुत सारी चीज़ें कवर अप हुई, और उसके बाद अब जाके इस बिज़नेस स्टेबल हो पाया। फाउंडर के बाद लीडरशिप में थोड़ा फ़र्क तो आता है, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है उस लीडरशिप को बहुत बेटर मैनेज करने की कोशिश ज़रूर करती है, और उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनकी थॉट प्रोसेस, उनका प्रोडक्ट को व्यू करने का तरीका, वो सब अलग हो जाता है। और यही चीज़ बीका जी को अब आगे ले जाने की कवायद में लगा हुआ है, क्योंकि बीका जी का स्टॉक 1005 पे वो लोग छोड़ के गए थे। अब आगे देखना होगा कि वो कैसे ग्रोथ करते हैं। तो ये थी पूरी बीका जी की स्टोरी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये ज़रूर बताना कि बीका जी में और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो फ्यूचर में आने वाली है। क्या हमने जो बीका जी पे स्टोरी बनाई है उसमें कुछ कमियां हैं, तो सब एक चीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।